नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, द्वितीय प्रश्न पत्र में जो हमारे निबंध हैं उनमें एक बहुत ही सुंदर ललित निबंध लिखा है कुबेरनाथ राय ने, आधुनिकता नई और पुरानी। आधुनिक माने अधुनातन, आज तक अब तक की जो स्थितियां हैं उसमें भी आधुनिकता, अभी जो नई आधुनिकता है और जो पुरानी आधुनिकता है, उन दोनों के मध्य आपने बहुत ही सुंदर तरीके से विचार किया है, दोनों में अंतर स्पष्ट किया है और दोनों के ही अपने अपने उदाहरण भी दिए हैं, काव्य के अंदर भी दिए हैं, साहित्य के भीतर जो नई आधुनिकता है और जो पुरानी आधुनिकता है, जिसे हम 19वीं शताब्दी के उदारवादी और मानवतावादी संस्कारों से जो जनित है, उस पुरानी आधुनिकता के बारे में भी आपने बताया है। आपका मानना है कि जो पुरानी आधुनिकता है वो हमारे मूल्यों से पैदा हुई है, यानी हमारी जो उदारवादी विचारधारा है और जो मानवतावादी संस्कार हैं, जिनका जो प्रचार की जो शुरुआत है वो राजा राममोहन राय से हुई थी। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। फिर दयानंद सरस्वती आए कि वेदों की तरफ लौटो। फिर महात्मा गांधी आए जिन्होंने अहिंसा की बात कही और इस कार्य को आगे बढ़ाया। फिर हिंदुस्तान में हरिजन समस्या, नारी मुक्ति, वैज्ञानिक दृष्टि, वर्गहीन समाज की रचना हो, जाति भेद मिट जाए, ये सब ज्वलंत समस्याएं, जहां आज भी जो गुरुद्वारों और मस्जिदों को चुनाव प्रचार का मजबूत केंद्र माना जाता है, गोवध विरोधी आंदोलन, तो ये इन सब चीज़ों को लेकर 19वीं शताब्दी के अंदर जो मानवीय मूल्य थे, जिसमें सबके प्रति समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वर्ण की निरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जागरूक रहना, तो इन सबको उन्होंने आधुनिकता माना था। और ये 19वीं शताब्दी की है, इसलिए इसको हम पुरानी आधुनिकता के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि ये सब जीवन मूल्यों पर आधारित थी और बहुत ही ठोस कारणों पर आधारित थी। और इसमें लेखक का ये मानना है कि इस देश में जो समूहगत जीवन में पुरानी 19वीं शताब्दी वाली जो आधुनिकता ही सार्थक आधुनिकता है, और उनके समझ में अब भी वो आधुनिकता बासी नहीं है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार तो पुरानी भले ही कह दी जाए, क्योंकि 19वीं शताब्दी चली गई, 20वीं आई, अब 21वीं शताब्दी चल रही है, इसलिए हम उसको पुराना कह रहे हैं। और इसी कारण लेखक भी मानता है कि मैं इसे पुरानी आधुनिकता कहता हूँ, लेकिन ये आधुनिकता बासी नहीं है। दूसरी तरफ जो 20वीं शताब्दी की आधुनिकता है वो 19वीं शताब्दी की जो आधुनिकता है, अर्थात पुरानी आधुनिकता के संस्कारों का जन्म तो मूल्यों के द्वारा हुआ और वे स्वतः भी नए मूल्यों की जनक है। पर 20वीं शताब्दी की जो आधुनिकता है बच्चों, उसके बारे में लेखक का मानना है कि इसका तो जन्म इस सब प्रकार के मूल्यों के प्रति मोह भंग से हुआ है, कि जितने भी न्याय, सत्य, अहिंसा, त्याग, क्षमा, प्रेम, इन सब के प्रति आज़ादी के पश्चात देश की जो परिस्थितियां बनी, जो विभाजन हुआ, तो ये सब परिस्थितियों के कारण व्यक्ति का मोह भंग हो गया। और मूल्यों से जो मोह भंग हुआ, तो इस मोह भंग के दर्शन की कसौटी पर पुरानी आधुनिकता तो खोखली और बासी ज्ञात होती है, जबकि पुरानी वास्तविकता के समर्थकों को अपनी आदर्शवादी कसौटी पर यह नई आधुनिकता नकली और स्वांगपूर्ण लगती है। पुरानी आधुनिकता का जो उन्होंने अंतर बताया है कि पुरानी आधुनिकता का दर्शन है मानवीय आदर्शवाद और नई आधुनिकता का आधार क्या है? मोह मुक्त यथार्थवाद, यानी मूल्यों से बिल्कुल मोह भंग। और जो धरातल की वास्तविकता है कि जैसे ये कहा जाता था, वे सत्यमेव जयते, झूठ के कोई बोलबाला नहीं रहता, सच्चाई जीतती है। लेकिन आज के युग में जब हम देखते हैं कि पापी व्यक्ति ज्यादा धाप कर खाता है, धर्म पर चलने वाला दुख पाता है, तो ये फिर मोह भंग हो जाता है, मूल्यों से मोह भंग की स्थिति बनती है। और इस मोह भंग से उत्पन्न हुई है ये अब नई आधुनिकता, जिसको लोग उत्तर आधुनिकता भी कह सकते देते हैं। लेखक का ये मानना है, इस पूरे आलेख में उनका ये कहना है ललित निबंध में, कि नई आधुनिकता का जन्म जिन मानवीय परिस्थितियों से हुआ है वे भी कम सत्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मार्क्सवाद आया, फिर मूल्यों का रहस्योद्घाटन हुआ, महायुद्ध आया, फिर भावी अणुयुद्ध का आतंक भी रहा कि भाई अब अगला युद्ध जो होगा वो आणविक युद्ध ही होगा, मनुष्य परमाणु बम के द्वारा लड़ेगा, और फिर मनुष्य की बिल्कुल नितांत लाचार स्थिति बन जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्ध सत्यों के सृजन, उसके प्रसारण में होड़, बढ़ती हुई दीनता, भूख, नौकरशाही के बढ़ते हुए जाल, और दिन प्रतिदिन खोता उसमें मनुष्य, अस्थिर राजनीतिक आदर्श और मूल्यगत सौदेबाजी मूल्यों के साथ, संशय और आतंक का वातावरण,
आदि ये जो परिस्थितियां हैं, ये मानवीय स्थितियां नितांत सत्य है और इनके बीच जन्म लेने वाले नई आधुनिकता के संस्कार भी नितांत आरोपित और स्वांगपूर्ण नहीं है, क्योंकि संदेह, आतंक और इस तरह के वातावरण में इस तरह के ही लोगों की मानसिकता उत्पन्न होगी। परंतु जहाँ पुरानी आधुनिकता समूह के सत्य को लेकर चलती है, नई आधुनिकता समूह सत्यों से निरपेक्ष व्यक्ति सत्यों पर ही आधारित है। नई आधुनिकता की कमोवेश ये अनिवार्य नियति है कि सदैव संवेदनशील अल्पमत बुद्धिजीवी वर्ग से ही वह संयुक्त रहेगी। जिस प्रकार वैष्णवता में या समाजवाद में बुद्धिजीवी वर्ग को समूहगत स्तर पर अपना दर्शन स्थापित करने की सुविधा है, वह सुविधा नई आधुनिकता से संपृक्त बुद्धिजीवी को नहीं है। यही उसकी सीमा है और उसकी कमजोरी है। किंतु उक्त मानवीय स्थितियों को जिनसे इसका जन्म होता है यथार्थ स्वीकार कर लेने पर भी हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी वाली आधुनिकता सही और सार्थक आधुनिकता है और इसे हम पुरानी आधुनिकता कह देते हैं। जबकि पुराने होते हुए भी उन्होंने उन दोनों में जो अंतर बताया है, ये बताया है कि आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य या तथ्य नहीं है, बल्कि ये एक स्वभाव है, एक संस्कारों का प्रवाह है, एक बोध की प्रक्रिया है। चाहे इसे माने, पर गुण धर्म के हिसाब से स्वभाव, बोध प्रक्रिया, संस्कार प्रवाह आदि एक ही बातें हैं। अब जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि महादेव वर्मा ने लिखा है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। अब इसके अंदर जो जीवन मूल्य है, इसके अंदर जो आध्यात्मिकता है, इसमें जो एक समर्पण का भाव है, वो बिल्कुल संस्कारगत है, मौलिक है और भावात्मक स्तर पर इसमें समर्पण की बात आती है। दूसरी तरफ अज्ञेय भी बात करते हैं दीपक की। वो क्या कहते हैं, यह दीपक अकेला गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा। पंडुब्बा, ये सच्चे मोती फिर कौन कृति लाएगा। ये समिधा, ऐसी आग हटीला कौन सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। बच्चों, ये अंतर बताया है। ये अज्ञेय की नई आधुनिकता है और महादेवी की पुरानी आधुनिकता है। दोनों में ही जीवन मूल्यों की बात होती है, लेकिन दोनों के जो भावनात्मक स्तर है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर अज्ञेय जो है अहम और अद्वितीय की बात करते हैं, स्वयं विसर्जित की बात करते हैं और एक के बाद एक गंभीर से गंभीरतर बोध को छूते हैं, है ना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं महादेव वर्मा वाली जो पंक्तियां है, उसमें अहम जो है वो बिल्कुल गायब है, अनुपस्थित है और आधुनिक संस्कारों के संदर्भ में पढ़कर समर्पण के तथ्य का समूचा बोध ही उसमें बदल जाता है। अब कुछ लोगों का क्या मानना है कि कुछ भी ऊट पटांग गड़बड़ सड़बड़ सुनने में ओगड़पंथी अश्लील कुरूप हो वह आधुनिक हो जाता है। इस भ्रम के शिकार अकविता और विद्रोही पीढ़ी वाले लेखक ने खूब उनको आड़े हाथों लिया है। बच्चों, उन लेखक का मानना है कि एक तो हम अकविता है, अब जब कविता ही नहीं है अकविता है तो फिर वो काहे की कविता है। और विद्रोही पीढ़ी वाले मुद्रा राक्षस जैसे जीव ज्यादा हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अश्लीलता और कुरूपता ही आधुनिकता है। ये सही है कि श्लीलता और सुरूपता के पुराने मापदंडों को आधुनिकता ने त्याग दिया है और कविता के अंदर मोहभंग की जो स्थितियाँ आई हैं वो बिल्कुल नई आधुनिकता को दर्शाती है, जिसके अंदर कुरूपता भी है, कहीं फूहड़पना भी है तो भद्दापन भी है, लेकिन वो काव्य के लिए अस्वीकृत है। सौंदर्य बोध के अंदर उसका वर्ण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने दो उदाहरण भी दिए हैं, अंग्रेजी के ही, रूप ब्रुक का भी और एलियट का भी। दोनों में विषय एक ही है। दोनों ने दो कविताएं लिखी है। आते हुए बुढ़ापे का एहसास है जिसमें, प्यार में वो अक्षम है और उससे उत्पन्न जो ईर्ष्या भाव है और रूमानी प्यार के प्रति मोहभंग है और माथे के गंजेपन का उल्लेख दोनों ने किया है। लेकिन दोनों के ही उन वाक्यों में अंतर है, बिंब में अंतर है और दोनों के ही जो सहज जो उनकी भाषा है उसमें भी उन्होंने एक अंतर स्पष्ट किया है। ये उन्होंने पुरानी आधुनिकता और नई आधुनिकता को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिए हैं। और विद्रोही कवियों के द्वारा कविता शैलियों में उबड़ खाबड़पन जो आया है उसको आधुनिकता मानकर आतंक, मोह भंग, सामूहिक आदर्शों के नकाब उद्घाटन पर भी अनेक कविताएं इस समय में लिखी गई है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता को उन्होंने गहरे आत्मिक स्तर पर नहीं लिया है। अतः वे आधुनिकता का गहरा और शुद्ध निर्विकार
बोध पकड़ नहीं पाए हैं, जबकि मुक्तिबोध की अनेक कविताओं में इन्हीं तथ्यों की शुद्ध बोध और गहरी प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्ति की गई है। अतः लेखक का मानना है कि आधुनिकता मूल्य या तथ्य नहीं है, ये संस्कारों का प्रवाह या स्वभाव है। नई आधुनिकता यानी 20वीं शताब्दी की आधुनिकता के बारे में ये और जोर देकर कहा जा सकता है, और ये सही है कि हर एक आधुनिकतावादी अस्तित्ववादी, जैसे सार्त्र है, अस्तित्ववादी नहीं है, पर वह भी मूलतः अस्तित्व को ही पहले पकड़ता है, धारणा और प्रत्यय से उसका प्राथमिक संबंध नहीं रहता। तो उन्होंने बताया कि क्या आधुनिकता की कोई परिभाषा हो सकती है? वे स्वयं ही कहते हैं कि अपने विशेष या रूढ़ अर्थ में, जिसे मैंने नई आधुनिकता कहा है, वह इतनी उलझी हुई प्रक्रिया है कि इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, बल्कि इसके संस्कारों के माध्यम से, जिनका जिक्र प्रारंभ में किया गया, केवल पहचाना जा सकता है। यानी नई आधुनिकता का दर्शन है कि शब्दों के द्वारा नहीं, अस्तित्वगत अनुभूति के द्वारा पहचानने और उपलब्ध करने का ये एक प्रयत्न है। अतः इसको स्वतः ही शब्दों के माध्यम से नहीं, इसके अस्तित्व को पहचान कर इसे उपलब्ध करना चाहिए। आधुनिकता को लेकर बहुत सामान्य अर्थ में उन्होंने उदाहरण, परिभाषाएं देने की कोशिश की है, और विश्व के इतिहास को भी हमारे सामने इसमें रखा है, और बड़े ही अच्छे तरीके से इसमें पुराण कश्यप का उदाहरण दिया है आपने, अनेकांतवाद का उदाहरण दिया है, आत्मवाद अनात्मवाद का उदाहरण दिया है, और बौद्ध, जैन, वैष्णव, बहुत सारे वैदिक कर्मकांड वगैरह सबका उदाहरण देते हुए इस्लाम के आगमन की बात करते हैं। वैचारिक संक्रांति के 3 दौर बताते हैं वो, और चौथा महायुद्ध से पूर्व यानी 1930 के कवि और लेखकों के माध्यम से मोह भंग के दर्शन की स्थितियों को भी आप स्पष्ट करते हैं। और आपका मानना है कि जो आधुनिकता है वो नई और पुरानी में विशेष रूप से क्या अंतर है। तो बच्चों, ये स्पष्ट है कि जो पुरानी आधुनिकता है वो जीवन मूल्यों पर आधारित है, और नई आधुनिकता पूर्णतया मोह भंग की स्थितियों पर आधारित है, जिसके कारण उसके अंदर शंका है, चिंता है, जिसके अंदर एक आतंक का अभाव है, एक डर और भय का वातावरण है, क्योंकि उसके अंदर अविश्वास है, क्योंकि उनका जीवन मूल्यों से मोह भंग हो चुका है। आज इतना ही, धन्यवाद।